फ्रेंड्स, ये हमारी जो वीडियो है ये ब्लड बैंक की मास्टर क्लास है। ठीक है, इसके अंदर आपको वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे ब्लड बैंकिंग के। तो ये मास्टर क्लास है। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए लैब टेक्नीशियन के कोई भी एग्जाम्स होंगे आपके, डीएचए के हैं, आध हैं, एमओएच है, या आरआरबी के अभी आने वाले एग्जाम्स है, एम्स के हैं, सफदरजंग के हैं, ठीक है, हरियाणा एसएससी के हैं, कोई भी एग्जाम्स आपका DSSS के हैं, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन के ऑल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये मास्टर क्लास है। इस वीडियो में अब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एमसीक्यूज को जितने भी एमसीक्यूज मिलेंगे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा की टोटल परसेंटेज क्या होती है? 35%, 45%, 55%, 70% और 90%। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा 55%। ठीक है, तो ब्लड जो होता है उसके अंदर सॉलिड जो पार्ट होता है हमारा वो 45% का होता है। उसके अंदर हमारे आरबीसी प्लेटेट्स आ जाते हैं। ठीक है, और 55% जो पार्ट होता है वो हमारा प्लाज्मा का होता है। रेड ब्लड सेल्स होते हैं 45% और 1% में हमारे आ जाते हैं बफे कोट्स होते हैं जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और 55% जो होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है, उसके अंदर हमारे अदर मिनरल्स वगैरह प्रोटीन्स वगैरह हो जाते हैं। तो जो 1% वाला पार्ट होता है ये 45 का ही होता है। ठीक है, तो 44% में आपके रेड ब्लड सेल्स आ जाएंगे और 1% आपका प्लेटलेट्स WBC ये बफे कोट वाला पार्ट बच जाता है इसमें। तो नेक्स्ट है वाटर कंटेंट इन प्लाज्मा इज अबाउट। प्लाज्मा के अंदर वाटर जो कंटेंट होते हैं वो कितने परसेंटेज होते हैं? तो वाटर कंटेंट जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर वो होते हैं हमारे 35%, 55, 60, 75, 90%। ठीक है, तो वाटर जो होता है प्लाज्मा के अंदर वो 90% होता है। और ब्लड प्लाज्मा का पेल येलो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, इज अबाउट 91 से 92% वाटर होता है बॉडी के अंदर। और द रिमेनिंग 8 से 9% इज मेड अप ऑफ सॉलिड इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स हेल्प मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड क्लोटिंग। ठीक है, मिनरल साल्ट एंड आयंस होते हैं, शुगर एंड फैट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड अदर न्यूट्रिएंट होते हैं, हार्मोन्स एंड विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर सब्सटेंसेस हमारे सॉलिड पार्ट में उसमें प्लाज्मा में होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट ऑफ CPDA इज नीडेड फॉर 301 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, 301 ब्लड के अंदर हमारा कितना CPDA डाला जाता है? 35 ml, 39 ml, 59 ml, 49 ml, 29 ml। जो बच्चे ब्लड बैंक में काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा आइडिया होते हैं चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 49 ml। ठीक है, जो बैग होता है उस बैग एक क्वांटिटी होती है उसकी, 300 ml की, 500 ml की, इस तरह से। ठीक है, तो उसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट डाला जाता है CPDA, उसकी कितनी वॉल्यूम होती है वो एक फिक्स होती है उसके अंदर। ठीक है, व्हाट मेथड कैन बी एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट बैक्टीरिया इन रैंडम डोनर प्लेटेट्स। ठीक है, अगर कोई प्लेटेट डोनर पेशेंट आता है, आपको उसका प्लेटेट सेपरेट करने हैं, ठीक है, सिर्फ प्लेटेट के लिए, तो आप उसमें कौन कौन से टेस्ट करेंगे? ठीक है, रैंडम डोनर प्लेटेट में बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए आप किस विधि का नियोजन किया जा सकता है? ग्लूकोज का, पीएच या PGD या ग्राम स्टेन? आप कौन सा टेस्ट करोगे उसको ये पता करने के लिए कि भाई इसमें प्लेटेट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इस पेशेंट के में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो आएगा वो आ जाएगा हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे राइट हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सप्लेन में क्या है, FDA फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज मैंडेट द पीएच एंड ग्लूकोज कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर प्लेटेट। ठीक है, ये प्लेटेट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यूज़ नहीं करते इनको। ठीक है, या इंपॉर्टेंट भी नहीं होते ये। द वेरेक्स PGD assay हैज़ बीन FDA अप्रूव्ड फॉर बोथ सिंगल डोनर प्लेटेट या रैंडम डोनर प्लेटेट फॉर बैक्टीरिया स्क्रीनिंग। ठीक है, सिंगल डोनर हो चाहिए वो आपका, ठीक है, रैंडम डोनर कोई भी प्लेटेट के लिए डोनर आता है उन सब के लिए PGD assay टेस्ट जरूर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑल ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग FFP आर ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, इन सभी स्टेटमेंट जो नीचे स्टेटमेंट बताए गए इन सभी में से एक को छोड़ के बाकी सभी गलत है, सही है। ठीक है, तो इनमें से हमें गलत वाली स्टेटमेंट को पकड़ना है। FFP मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ कलेक्शन।
आफ्टर थोविंग FFP मस्ट बी ट्रांसफर्ड विद इन 24 आवर्स। स्टोरेज टेम्परेचर FFP विद 1 ईयर सेल्फ लाइफ इज -18 डिग्री सेंटीग्रेड वैन थो FFP मस्ट बी स्टोर्ड। ठीक है, इसके अंदर आपका एक आंसर सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय। ठीक है, ऑल ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग FFP आर ट्रू, सभी स्टेटमेंट सही हैं एक को छोड़ के। कौन से को छोड़ के? देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हमारे यहाँ पे ए। ठीक है, FFP 24 आवर्स में सेपरेट नहीं किया जाता, उससे पहले सेपरेट किया जाता है ये। तो FFP मस्ट बी प्रीपेड विद इन 8 आवर आफ्टर कलेक्शन इफ एंटीकोगुलेंट इज साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोड। ठीक है, अगर आपका एंटीकोगुलेंट आपने CPD यूज किया है तो आपको 8 घंटे के अंदर अंदर उसको सेपरेट करना होता है। अगर आपने साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोड यूज किया है और आपने साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन यूज किया है CPDA1, ठीक है, इन सभी को आप विद इन 8 आवर में सेपरेट करोगे। और अगर आपने ACD यूज किया है तो उसको आप 6 आवर के अंदर सेपरेट करोगे। ठीक है, ठीक है, ये सभी आपके आंसर हैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर। देखो आपने अगर CPD में लिया है, CPD2 में लिया है, CPDA1 में लिया है तो आपको विद इन 8 आवर के अंदर आपको सेपरेट करना होता है। ठीक है, FFP। और आपने ACD में लिया है तो विद आपको 6 आवर के अंदर आपको एंटीकोगुलेंट FFP को सेपरेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मे बी डन टू RBC बिफोर ट्रांसफ्यूजन टू पेशेंट विद कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। एक पेशेंट है, उसने RBC ट्रांसफ्यूज करना है टू पेशेंट विद कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज है उसको। ठीक है, तो उस डिजीज को हम रिड्यूस करने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं अगर उसके ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस करनी होती हैं तो? ठीक है, एरिटेटेड द प्रिवेंट क्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज GVHD, वॉश विद 0.9% सलाइन, warm to 37 डिग्री सेंटीग्रेड विद ब्लड वार्मर, ट्रांसपोर्ट सो दैट टेम्परेचर इज मेंटेन एट 20 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज क्या होती है? जैसे हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो ब्लड का सैंपल क्या होता है? क्लोट हो जाता है ऑटोमेटिक। चाहे आपको उसको एंटीकोगुलेंट में ले लीजिए या विदाउट एंटीकोगुलेंट में ले लीजिए, ठीक है, किसी में ले लीजिए, वो तो क्लोट हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर तो उस कंडीशन में क्या करना होता है ना, हमें उस सैंपल को 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है ताकि वो क्लोट ना बने उसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी अपने के फेसबुक पेज पे पोस्ट की थी। कोल्ड एग्लूटिनेशन क्या होता है? जैसे हम इरिटेट सैंपल लेते हैं जिससे क्लोट दिखेगा उसको हल्का हल्का उसके अंदर, तो वो होता है कोल्ड एग्लूटिनेशन डिजीज। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी का है। ए पेशेंट हैव कोल्ड एग्लूटिनिन माइट हैव ए रिएक्शन टू कोल्ड ब्लड प्रोडक्ट, तो द प्रोडक्ट शुड बी वार्म्ड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको रखना पड़ेगा उसको वार्म करने के लिए, ताकि वो क्लोट ना बने उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा ए यूनिट ऑफ पैक्ड RBC इज स्प्लिट यूजिंग द ओपन सिस्टम, सो वन ऑफ हाफ यूनिट इज यूज्ड, तो व्हाट मे बी डन विद द सेकेंड हाफ यूनिट। अगर आप ब्लड बैंक में काम करते हैं तो आपको पता होगा ओपन सिस्टम क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी पेशेंट का ब्लड लेते हैं, किसी का RBC वगैरह को डोनेट करना आता है तो उसके हमारा बैग होता है। ठीक है, उसके अंदर 350 के समथिंग ब्लड आता है, 350 ml। ठीक है, वो 1 यूनिट हो जाती है। अगर उस यूनिट में से आपको किसी बच्चे को चढ़ाना है RBC, ठीक है, तो उस यूनिट में से आपको हाफ लेना पड़ता है। उस हाफ करने के सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। उसको हाफ कैसे करते हैं? जो एक आपका बैग होता है उस बैग को आप मैनुअल तरीके से उसमें से आप हाफ सैंपल लेते हैं। ठीक है, और हाफ सैंपल आपके पास में बच जाता है वो। ठीक है, किसी डॉक्टर से सेपरेट नहीं करते, उसको एक टेक्निक होती है ताकि उसमें आपका 2 बैग उसमें बन जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो एक बैग को आप यूज कर लेते हो, वो हो जाता है आपका ओपन सिस्टम, किसी ड्रॉपर के जरिए आप उसको चेंज करते हो। ठीक है, और क्लोज सिस्टम क्या होता है? उसी बैग को आप किसी मशीन के थ्रू सेपरेट कर रहे हैं कि आपको कुछ भी खोलना नहीं पड़ रहा, आपको काटना नहीं पड़ रहा उस बैग को। ठीक है, तो वो आपका क्लोज सिस्टम हो जाता है। यहाँ पे ओपन सिस्टम ये कह रहा है कि अगर हमें किसी पेशेंट के RBC चढ़ानी है, ठीक है, ओपन सिस्टम के थ्रू हाफ यूनिट, 1 यूनिट थी उसमें से हाफ यूनिट हमने ले ली है, तो जो हाफ यूनिट बची है आपके पास में उस हाफ यूनिट को आप कितने टाइम में यूज करोगे? मस्ट बी इशू विद 24 आवर्स, मस्ट बी इशू विद इन 48 आवर्स, मस्ट बी इरिटेटेड, या मस्ट रिटेन द ओरिजिनल एक्सपायरी डेट।
ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, हमें इसको विद इन 24 आवर्स के अंदर यूज करना होता है। तो द यूनिट हाफ द अदर हाफ यूनिट मस्ट बी इशू विद इन 24 आवर्स इफ एन ओपन सिस्टम यूज टू स्प्लिट द यूनिट। ठीक है, स्प्लिट यूनिट को कट करने के लिए अगर हमने ओपन सिस्टम को यूज किया है तो हमें 24 आवर्स के अंदर उसको यूज करना होता है। ठीक है, क्योंकि फिर वो कंटामिनेशन हो जाती है। अगर आपने क्लोज सिस्टम यूज किया है, क्लोज सिस्टम, ठीक है, तो उसकी एक्सपायरी की डेट आपकी ये वाली हो जाएगी, मस्ट रिटेन द ओरिजिनल एक्सपायरी डेट। जो उसके एक्सपायरी डेट होते हैं ये वाली जो डेट है यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे क्लोज सिस्टम के लिए। ठीक है, क्लोज सिस्टम होगा तो आपकी ये वाली यूज होगी, और आपका ओपन सिस्टम है तो आपको इसको यूज करना होता है, मस्ट बी 24 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट शुड बी डन इफ नोटिसेबल क्लोट इज फाउंड इन आरबीसी यूनिट। अगर आरबीसी यूनिट के अंदर आपका क्लोट मिल जाता है तो आप क्या करोगे। देखिए, हमारा कोई भी हमने ब्लड एक क्लोट रिसीव किया है किसी पेशेंट का, ठीक है, उसके अंदर जो हमें बैग होता है उस बैग के अंदर हमारे में क्लोट है। ठीक है, वो क्लोट हमें दिखाई देगा तो उसको हम क्या करेंगे, इशू द यूनिट द ब्लड विल बी फिल्टर्ड। आप यूनिट को इशू कर दोगे, उसको फिल्टर करके ब्लड को यूज कर लोगे। या फिर आप इशू द यूनिट नोट द प्रेजेंस ऑफ क्लोट ऑन द रिलीज फॉर्म। ठीक है, या आप यूनिट को इशू कर दोगे, उसमें लिख दोगे जो क्लोट है वो रिलीज फॉर्म में है, यानी कि चल जाएगा आपका काम। फिल्टर द यूनिट इन द ब्लड बैंक बिफोर इशू। ठीक है, इशू करने से पहले आप यूनिट को फिल्टर कर लोगे भाई, किसी को पता भी नहीं चलेगा। या डू नॉट यूज द यूनिट। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारे यहाँ पे डी, एस यूनिट को हम यूज नहीं करते। तो ए यूनिट हैव नोटिसेबल क्लोट शुड नॉट बी इशू फॉर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, उसको हम ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज नहीं करते। द क्लोट में बी एन इंडिकेट ऑफ कंटामिनेशन और बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, या तो आपको बैक्टीरियल ग्रोथ हुई उस बैग के अंदर कोई, या कोई किसी न किसी तरह का कंटामिनेशन उसके अंदर हुआ है। ठीक है, उस यूनिट को हमें इशू नहीं करते, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्रायो प्रिसिपिटेट में बी यूज्ड टू ट्रीट ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, क्रायो प्रिसिपिटेट हमें किस किस कंडीशन में यूज करते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब मिलेगा आपको कहीं पे भी सिवाय एक चीज को छोड़ के सभी आंसर उसमें सही हैं, एक आंसर आपका गलत है। ठीक है, वोन विल ब्रांड डिजीज में, हाइपोफाइब्रिनोजेनेमिया में, या एडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्पुरा, या फैक्टर 13 डेफिशिएंसी में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा सी का। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्रायोप्रिसिपिटेट में भी यूज टू ट्रीट वोन विल ब्रांड डिजीज में यूज होता है क्रायोप्रिसिपिटेट, हाइपर फाइब्रिनोजेनेमिया में और यूज होता है आपका फैक्टर 13 डेफिशिएंसी में यूज होता है। बट इट इज नॉट इंडिकेट इन आईटीपी, आईवीजीडी, आईवीजी इज द प्रोडक्ट ऑफ चॉइस फॉर आईटीपी। ठीक है, आईटीपी के कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें यूज नहीं होता ये। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए पूल्ड एंटीबॉडी, तो इस कंडीशन में हम इसको यूज नहीं करते, बाकी इन सभी डिजीज में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इस तरह के एमसीक्यू जाते हैं डीएचए में। ए ट्रांसप्लांट पेशेंट में रिसीव ओनली टाइप ए और ए बी प्लेटलेट। ठीक है, एक पेशेंट उसको ट्रांसप्लांट होना है लेकिन वो रिसीव कर सकता है ए और ए बी प्लेटलेट। देर आर ओनली टाइप ओ अफ्रेसिस प्लेटेड अवेलेबल, लेकिन हमारे ब्लड बैंक में ओ अफ्रेसिस प्लेटेड अवेलेबल हैं। तो व्हाट डिवाइस में बी यूज टू डिप्लीट द इनकम्पैक्टिबल प्लाज्मा एंड रिप्लेस विद स्टेराइल सलाइन। ठीक है, भाई हम के कौन सी डिवाइस के द्वारा डिप्लीट कम कर सकते हैं, इनकम्पैक्टिबल प्लाज्मा को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कौन सा डिवाइस इसमें आपको यूज करना है, साइटोस्पिन इरिटेटर, वाटर बाथ, या सेंट्रीफ्यूज, स्ट्राइल कनेक्टिंग डिवाइस, या सेल वॉश, हर हीट सेलर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा सी का, सेंट्रीफ्यूज स्ट्राइल कनेक्टिंग डिवाइस। ठीक है, ऑफ द अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा, कार्ल एंड स्टीनर ने किया था 1940 में किया था ये। ठीक है, 1940 के अंदर कार्ल एंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। और जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम था उसकी खोज इन्होंने की थी, एबीओ सिस्टम की खोज की थी इन्होंने 1900 में। ठीक है, एबीओ की खोज की थी इन्होंने 1900 में। और अब हम बात करें
विलियम हार्वे ने की थी ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप सिस्टम की, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी विलियम हार्वे ने। इन्होंने ब्लड हार्ट के फंक्शंस के बारे में बताया था। एडवर्ड जेनर जो थे साइंटिस्ट थे ये, जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, और फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवरी की थी वो की थी इन्होंने स्मॉल पॉक्स की, यानी कि चेचक की वैक्सीन उन्होंने फर्स्ट टाइम सबसे पहले डिस्कवरी की थी, चेचक की जो दवाई मेडिसिन वो वैक्सीन, ठीक है, पहली वैक्सीन थी चेचक की वो उन्होंने जो किस मेटेरियल से तैयार की थी, वो की थी काउ पॉक्स के जो वायरस था उससे उन्होंने चिकन स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्लूटिनिन्स। एग्लूटिनिन्स रेफर टू, एग्लूटिनिन्स का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, प्रोटीन, नन ऑफ द अबाउ। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे यहाँ पे एंटीबॉडीज, ठीक है। एग्लूटिनिन्स अगर आपको लिखा मिलेगा तो वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा एंटीबॉडीज। एग्लूटिनोजन, अगर एग्लूटिनोजन आपको लिखा मिलेगा तो उसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा एंटीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इस आंसर का जो राइट ऑप्शन आएगा इसका क्वेश्चन का वो आ जाएगा हमारा एंटीबॉडीज। अगर आपको एग्लूटिनोजन लिखा मिलेगा तो वहाँ पे उसका ऑप्शन आएगा आपको एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा केमिकली द रेड सेल्स एंटीजन आर। जो रेड सेल्स होती है वो केमिकली किस चीज़ की बनी होती है? लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स की, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स एंटीजेंस होती है वो 80% लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड रेड सेल एंटीजन डिटेक्शन। रेड सेल को डिटेक्शन करने का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? हिम एग्लूटिनेशन, प्रिसिपिटेशंस, फ्लोक्यूलेशंस, ऑल ऑफ द अबाउट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे एग्लूटिनेशन। नेक्स्ट है आरबीसी सेंसिटाइजेशन कैन बी डिटेक्टेड बाई। आरबीसी सेंसिटाइजेशन डिटेक्टेड बाई किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है? कुम टेस्ट, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, आरबीसी सेंसिटाइजेशन क्या होता है? जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर आरबीसी जो एंटीजेंस होते हैं उसके ऊपर कोई ऐसा एंटीजेंस होता है जो अनफेमिलियर होता है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है वो, ठीक है, वो आप हेमोलाइटिक डिजीज कर सकता है, आप बॉडी के अंदर कोई भी हार्म कर सकता है। उस एंटीजन को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे उस आरबीसी को? तो उसको हमारा तो राइट उसको डिटेक्ट किया जाता है, वो किया जाता है हमारा कूम टेस्ट के द्वारा। कूम टेस्ट दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कूम टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है इन एन ओ ग्रुप पर्सन सीरम, ठीक है। ओ ग्रुप जिसका ब्लड ग्रुप है उसके सीरम में क्या मौजूद होता है? एंटी ए एंड एंटी बी प्रेजेंट, एंटी ए एंड एंटी बी एब्सेंट, एंटी ओनली एंटी बी या एंटी ए। देखिए ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, दो तरह से हम लोग करते हैं इसको, ठीक है, एक आरबीसी से करते हैं, एक सीरम से करते हैं। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे ओ जिसका ब्लड ग्रुप है उसके सीरम में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो ओ ग्रुप पे हमें क्या मिलता है? एंटीजन। कोई एंटीजन होता नहीं है तभी हम उसको ओ कहते हैं, ठीक है। कोई भी एंटीजन होता नहीं कि जीरो होता है। आरबीसी सरफेस पे अगर किसी कोई एंटीजन नहीं है, जीरो है, उसको हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। लेकिन उसके सीरम में अगर हम करेंगे तो उसके सीरम में हमें क्या मिलेंगी? एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी उसके सीरम में हमें मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है इन एन ए बी ग्रुप पर्सन सीरम। अब बात कर रही जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके सीरम में हमें क्या मिलेगा? देखिए ए बी ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है उसकी सरफेस पे क्या मिलता है हमें? ब्लड ग्रुप ओ है उसके सरफेस पे कुछ भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो जीरो था। अब एंटी ब्लड ग्रुप ए बी है उसके सरफेस पर क्या है? एंटीजन है, ए बी है और एंटीजन बी भी है, बट सीरम में क्या है उसके में? तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा इसका आ जाएगा एंटी ए एंड एंटी बी एब्सेंट, ठीक है। जिसके आरबीसी पे सरफेस पे है तो उसके सीरम में नहीं है, तो इसके सीरम में एंटी ए एंड एंटी बी
एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है। ब्लड ग्रुप के में ओ के अंदर एंटी ए एंड एंटी बी प्रेजेंट होते हैं, कि एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, और ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसके एंटीजन यानी कि आरबीसी सरफेस पे जो है वो एंटीजन होते हैं, लेकिन सीरम के अंदर हम इसका ब्लड ग्रुप करेंगे तो उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जो भी हमारा ब्लड ग्रुप होता है, अगर हमारा ब्लड ग्रुप यहाँ पे हम मानते हैं ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी है, और ब्लड ग्रुप ए बी है, और ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो ये एंटीजन है आपके, ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर है ये, ठीक है। अगर इनके सीरम से हम टेस्ट लगाएंगे तो ये एंटीजन ए मिला है तो इसके अंदर एंटीबॉडी बी मिलेगी, ठीक है। अगर एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप आपका बी है, तो उसके सीरम के अंदर एंटीजन ए मिलेगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके सीरम में आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप आपका ओ है, क्योंकि ओ है तो मतलब जीरो है, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके सीरम में आपको एंटीजन एंटीबॉडी ए और बी दोनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, अपोजिट मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, अपोजिट एंटीबॉडी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करिए दोस्तों, क्योंकि लाइक बहुत कम मिलते हैं मेरे को, और वैसे आप सभी प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन ए ग्रुप पर्सन सीरम, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मैंने अभी आपको बताया था ए ग्रुप है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, इसमें सिर्फ आपको ये रखना जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका अपोजिट कर दो बी। तो यहाँ पे एंटी बी प्रेजेंट, एंटी बी एब्सेंट, एंटी ए प्रेजेंट, दबाओ, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एंटी बी प्रेजेंट, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट मिलेगी, एंटीबॉडी बी मिलेगी यहाँ पे। नेक्स्ट है आरबीसी प्लस में एंटीजन नो एग्लूटिनेशन, ठीक है। आरबीसी और जो हमारा ब्लड ग्रुप का एंटीजन आता है, एंटीबॉडी आती है, उसका हम एग्लूटिनेशन कराएंगे, ठीक है, तो उसका आया हमारा नो एग्लूटिनेशन, ठीक है। आरबीसी प्लस में एंटी बी का हमने एग्लूटिनेशन कराया, मतलब रिएक्शन कराई, तो उसके अंदर भी नो एग्लूटिनेशन मिला हमें, तो द ब्लड ग्रुप क्या होगा हमारा, ठीक है, ठीक है। हमने किसी पेशेंट का ब्लड लिया है, उसके अंदर हमने डाला है एंटीजन ए डाला है और एंटी बी भी डाला, ठीक है, उन दोनों में से किसी के अंदर भी एग्लूटेशन नहीं आया, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, किसी के अंदर भी एग्लूटेशन नहीं आया तो उसका हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, ठीक है। अगर ए में एग्लूटेशन आएगा तो ए हो जाएगा, बी के अंदर एग्लूटेशन आता है तो बी हो जाएगा, दोनों के अंदर आ जाता है तो ए और बी के अंदर भी, तो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी हो जाता है। यहाँ पे हम सिर्फ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, आर एच की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ब्लड ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा ओ। नेक्स्ट देखते हैं, द क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन एबीओ सिस्टम, क्रोमोसोम इन्वॉल्व एबीओ सिस्टम, ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के अंदर कौन सा क्रोमोसोम यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। क्रोमोसोम ए, क्रोमोसोम बी, क्रोमोसोम ई एंड क्रोमोसोम जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, देखिए ब्लड ग्रुप क्रोमोसोम जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा जी, ब्लड ग्रुप क्रोमोसोम जी इस पे इन्वॉल्व होता है एबीओ पे। अगर क्रोमोसोम नंबर पूछता तो नंबर में आपका यहाँ पे आ जाता क्रोमोसोम नंबर 9, ठीक है। तो सब्सटेंस परसिस्ट अनचेंज्ड इन, ठीक है, एस सब्सटेंस जो होता है आरबीसी सरफेस पे वो इन सभी में से कौन से में अनचेंज्ड होता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा ओ ग्रुप में, ठीक है। ओ ग्रुप के अंदर ये एच सब्सटेंस जो होता है वो अनचेंज होता है। नेक्स्ट है हमारा एच सब्सटेंस प्रेजेंट इन, एच सब्सटेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आएगा एच सब्सटेंस किसके ऊपर अब प्रेजेंट होता है, तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। एच सब्सटेंस जो होता है वो सभी पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन, सबसे अधिक मात्रा, हाईएस्ट मात्रा कौन से ब्लड ग्रुप में होती है एच सब्सटेंस की, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप।
तो हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एच सब्सटेंस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एच जीनोटाइप एंड ओ एच फिनोटाइप रेफर टू ब्लड ग्रुप। ठीक है, एच जीनोटाइप और ओ एच फिनोटाइप रेफर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? अगर ये जीनोटाइप और ये फिनोटाइप अगर इसके अंदर होंगे तो उस ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे? किल ब्लड ग्रुप, डफी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप या बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। द एंटीजन ए बी और ओ आर एब्सेंट इन। ठीक है, ऐसा कौन सा एंटीजन है जिसपे ए बी और कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसपे ए बी और ओ एंटीजन आर एब्सेंट्स होते हैं? ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स, ओ ग्रुप्स, ए बी ग्रुप्स, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो होता है उसपे ए बी और ओ आर एब्सेंट होते हैं। ए बॉम्बे ब्लड ग्रुप पर्सन कैन ब्लड रिसीव ओनली। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसका है वो कौन सा ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है? ठीक है, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो होता है एक अलग ही ब्लड ग्रुप होता है, तो वो उसमें से किसका ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा डियर फ्रेंड्स नन ऑफ द अबव। क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसको केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सीरम टाइपिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। जो सीरम टाइपिंग हम ब्लड ग्रुप करते हैं उसको हम किस अदर नाम से किस किस नाम से जानते हैं? बैक टाइपिंग, रिवर्स टाइपिंग, इनडायरेक्ट टाइपिंग, ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाउ। क्योंकि जो हम आरबीसी से ब्लड ग्रुप करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप। ठीक है, और बाकी जो सीरम से लगाते हैं उसको बोलते हैं हम रिवर्स, बैक या इनडायरेक्ट टाइपिंग करना। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट ब्लड ग्रुप का पता करना तो आपको इन मेथड से, जितने भी मेथड है ये, इन सभी से आपको ब्लड ग्रुप लगाना ही पड़ेगा, तभी आपको एग्जैक्ट आपका ब्लड ग्रुप पता चलेगा। ये नहीं है कि हमारा हमने सीरम ब्लड ले लिया पेशेंट का और उसमें ब्लड ग्रुप किया और वो दे दिया, कई बार उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं एरर होने के, इसलिए हमेशा रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग टाइप करना ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा आर एच एंटीबॉडीज। आर एच एंटीबॉडीज कौन सी एंटीबॉडीज होती है? नेचुरल एंटीबॉडीज, इम्यून एंटीबॉडीज, बोथ एंड नन ऑफ द अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन आ जाएगा होते हैं आर एच एंटीबॉडी जो होती है वो होती है इम्यून एंटीबॉडीज। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स के अंदर आते हैं, जितने भी लैब टेक्नीशियन के आने वाले एग्जाम्स है ना, मेडिकल लैब टेक्नीशियन आप तैयारी कर रहे हैं ना एग्जाम्स की, सभी के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन है ये। आर एच एंटीबॉडीज एक्ट बेस्ट एट खालिस्तान। ठीक है, आर एच एंटीबॉडीज होती है वो अपना कार्य कितने टेम्परेचर पे बेस्ट करते हैं? 37 डिग्री इन प्रोटीन एल्ब्यूमिन मीडियम में, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन सलाइन में, 35 इन एल्कलाइन मीडियम, ऑल ऑफ द अबाउट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा 37 डिग्री जो टेम्परेचर होता है प्रोटीन एल्ब्यूमिन मीडियम में, उस पर आपका जो आर एच एंटीबॉडी होता है वो बेस्ट काम करता है। नेक्स्ट है हमारा सी कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ई एंड स्मॉल ई आर जीन्स इन्वॉल्व इन ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ये जो एंटीजन है या ये जीन्स हैं ये हमारे कौन से ग्रुप सिस्टम के अंदर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, आर एस सिस्टम, डफी सिस्टम, किल सिस्टम, एबी सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ये आ जाएगा आपका आर एस सिस्टम। ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपका डीएचए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट ब्लड बैंक इन इंडिया वाज स्टैब्लिश्ड एट। ठीक है, सबसे पहला ब्लड बैंक इंडिया में कहाँ पे स्थापित किया गया था? सबसे पहला ब्लड बैंक, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आ जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता जो है आज इसको हम आजकल बोलते हैं कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी होती है कोलकाता। सबसे पहला ब्लड बैंक वहाँ पे स्थापित किया गया था। जो प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन डोनेट करते हैं, जो पैसे लेके ब्लड डोनेट करते हैं, उसको इंडिया में कब बैन किया गया? ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ये आ जाएगा हमारा जनवरी 1998। ठीक है, 1998। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। ठीक है, और नेक्स्ट है
एड्स केस आर रिपोर्टेड फर्स्ट इन द ईयर। एड्स केस जो है सबसे पहले कब इसमें कब इसकी रिपोर्टिंग की गई थी एड्स की, अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आया था तो फर्स्ट टाइम उसकी रिपोर्टिंग कब की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा 1981 में। ठीक है, 1981 में पहला केस था जो HIV पॉजिटिव की जिसकी रिपोर्ट की गई थी। नेक्स्ट है हमारा 1981 में एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये एड्स वाज फर्स्ट क्लिनिकली ऑब्जर्व्ड इन निक रोक। ठीक है, निक रोक इन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पहली बार इसकी रिपोर्टिंग की गई थी। एंड ऑफ द ईयर 1981 121 पीपल 121 पीपल वर नोन टू हैव डाइड फ्रॉम एड्स। ठीक है, 1981 के एंड तक 121 पीपल जो थे वो डाई हो गए थे एड्स से। तो 1983 द वायरस दैट कोज एड्स दैट इज HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस वाज डिस्कवर्ड। 1983 में HIV जो था ह्यूमन HIV को डिस्कवर्ड किया गया था। The government shortly after reporting the first AIDS case in 1986, the government of India established a National AIDS Control Program (NACP) which has now become the Department of AIDS under Ministry of Health and Family Welfare। ठीक है, HIV 1986 में रिपोर्टिंग होने के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसको हम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के नाम जानते हैं NACP। ठीक है, वो डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। और पहला केस इंडिया के अंदर जो HIV का आया था 1986 में, वो आया था चेन्नई के तमिलनाडु शहर में, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में आया था। और ये जो पहली बार पाया गया था ये वहाँ के डॉक्टर्स थे, उन्होंने इसको खोजा था। जो सेक्स वर्कर औरतें थी उनके अंदर ये पाया गया था। 2 फीमेल डॉक्टर्स थे जिन्होंने इसको खोजा था वहाँ पे। और HIV के जो सबसे ज़्यादा केस इंडिया में आज के टाइम में है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु और कर्नाटका में, 3 राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा HIV के केस हैं एड्स के। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड टेस्ट HIV फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस मैंडेटरी बाय द नोटिफाइंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, जो इंडिया के अंदर पहली बार HIV टेस्ट किट लॉन्च की गई थी तो इंडिया में इन्होंने ये ड्रग्स और कॉस्मेटिक के लिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया था इसकी जांच करने के लिए इंडिया के अंदर। तो वो जांच कब लागू की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आएगा हमारा, दोस्तों आप भी इसमें कमेंट करके बताया करो कुछ ना कुछ। ठीक है, आपके मन में आपको मेरे को आंसर बताने से पहले पहले आप इसमें कमेंट किया करो ताकि आपको भी आपका आंसर का एक आइडिया लग सके कि आपने क्या आंसर दिया इसका। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं जल्दी से कोई भी क्वेश्चन के ऊपर। जब तक आप कमेंट करके नहीं देखेंगे भाई आपका आंसर क्या है तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट किया करो, किसी न किसी आंसर पे तो टिक मारोगे तो आपको भी पता चलेगा भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा ये आ जाएगा हमारा 1989। नेक्स्ट है हमारा लाइसेंस ऑफ ब्लड स्टोरेज सेंटर इज वैलिड फॉर। जो ब्लड बैंक होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो लाइसेंस होते हैं, एक तो ब्लड बैंक का लाइसेंस होता है और एक सिंगल ब्लड स्टोरेज सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो उनके लाइसेंस की वैलिड कब तक होता है? वो वैलिड 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा 2 ईयर। ठीक है, और जो ब्लड बैंक होते हैं ना, ब्लड बैंक, उसका 5 ईयर वैलिड होता है। ठीक है, ये ब्लड बैंक सेंटर है जहाँ पे सिर्फ ब्लड को स्टोर किया जाता है। ठीक है, डोनेट वगैरह नहीं करते यहाँ पे कुछ भी, सिर्फ आपके ब्लड को स्टोर किया जाएगा और वहाँ से उसको यूज करने के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ब्लड बैंक होते हैं वहाँ पे आपके ब्लड को स्टोर भी किया जाता है और वहाँ पे इशू भी किया जाता है, डोनेट करने के लिए भी लोग आते हैं। ठीक है, तो ब्लड बैंक का जो लाइसेंस होता है वो उसकी वैलिडिटी 5 ईयर होती है। और ब्लड सेंटर जो होता है, जो ब्लड बैंक ब्लड को स्टोरेज करते हैं, उसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स की होती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन आ जाएगा 2 ईयर आएगा। नेक्स्ट है हमारा
द नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन बाई अक्टूबर फेस्ट इन द मेमोरी ऑफ, ठीक है, जो नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं जब नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन से, तो किसकी याद में हम मनाते हैं उसको फर्स्ट अक्टूबर को? तो देखिए डॉक्टर जे जी जोली, कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच, ठीक है, ये सभी साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो जो हम इंडिया में मनाते हैं फर्स्ट अक्टूबर को नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन, ये मनाया जाता है डॉक्टर जे जी जोली, इसका इनका पूरा नाम है डॉक्टर जय गोपाल जोली, ठीक है। तो ये इनको इंडिया के अंदर फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंडिया में फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द नेशनल ब्लड पॉलिसी इन द ईयर्स, ठीक है। नेशनल ब्लड पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लागू की थी कि भाई आप एक अच्छा ब्लड स्टोरेज करना, ठीक है, उसको अच्छे से उसकी जांच वगैरह करना, ये सभी पॉलिसी कब बनाई गई थी? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, अप्रैल 2002 में बनाई गई थी कि आपको अच्छे से ब्लड डोनेट करना, ब्लड को स्टोरेज करना, जो भी पॉलिसी होती है ब्लड बैंक की सब पॉलिसी अप्रैल 2002 में बनाई गई थी, ठीक। अप्रूव्ड एडिटिव सॉल्यूशन फॉर आरबीसी स्टोरेज आर ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, जो भी हम आरबीसी को स्टोरेज करने के लिए एडिटिव सॉल्यूशन यूज करते हैं उनमें से यहाँ के लिए कौन सा वैलिड नहीं है, एक को छोड़ के, ठीक है, बाकी सभी ठीक हैं, बट एक इनमें से गलत है। तो हमें गलत वाला ऑप्शन यहाँ पे बताना है, AS1, AS2, AS3, AS4, ठीक है। AS का मतलब होता है आपका एडिटिव सॉल्यूशंस, ये जो आरबीसी हम ब्लड बैंक में स्टोरेज करते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह को मेंटेन करके रखता है, उसको रैप्चर नहीं होने देता है, उसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व कर देता है। ये अभी मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कितने टाइम के लिए हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं या आगे भी आ सकता है, ठीक है। तो एडिटिव सॉल्यूशंस होते हैं ये नॉर्थ अमेरिका में AS1, AS3, AS5 अपेयर टू स्टोरेज आरबीसी इक्वल वेल, ठीक है, अच्छे रखने के लिए। AS1 एंड AS5 जो कंटेन स्लाइन, एडेनिन, ग्लूकोज एंड मैनिटोल इनके अंदर होता है, जो आरबीसी मॉर्फोलॉजी आरबीसी को इक्वली वेल रखते हैं, अच्छे से रखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा AS2, ठीक है। AS2 को छोड़ के हमारे सभी स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रोजन आरबीसी कैन बी स्टोर्ड अप टू खालिस्तान ईयर्स, ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन है। आरबीसी को जब हम फ्रोजन रखते हैं तो कितने टाइम के लिए हम उसको स्टोर रख सकते हैं, कितने लंबे टाइम के लिए हम ब्लड बैंक में उसको आरबीसी को स्टोरेज रख सकते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 25 ईयर, तो हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा 10 ईयर्स के लिए हम आरबीसी को फ्रोजन में स्टोर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन्स होती है उसकी बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या क्या होती हैं, ठीक है। 52% प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, जो आरबीसी मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिपिड की मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। 40% प्रोटीन, 52% लिपिड, 55% कार्बोहाइड्रेट, 45% लिपिड या 100% प्रोटीन की बनी रहती है। किस चीज़ की बनी होती है? आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 52% प्रोटीन, 40% लिपिड एंड 8% कार्बोहाइड्रेट, राइट ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पे 1। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम HB वैल्यू रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट एन अडल्ट एज ब्लड डोनर इज, ठीक है। ब्लड डोनेट करने के लिए मिनिमम हीमोग्लोबिन की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम पूछा है यहाँ पे। तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा मिनिमम यहाँ पे 2 आएगा, 12.5, ठीक है। 12.5 से कम हीमोग्लोबिन अगर आपका होगा तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा ऑफ द फॉलोइंग से नॉन कार्बोहाइड्रेट एंटीजन इज, इनमें सभी में से नॉन कार्बोहाइड्रेट एंटीजन कौन सा होता है? H, लिवाइस, INRH, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा RH जो होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट एंटीजन होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ क्रायो प्रिजर्व्ड एम्बलाइकल कोड ब्लड सेल्स, ठीक है। कोड ब्लड सेल्स होते हैं उनके लिए एक टेम्परेचर
रिकमेंड किया गया है, कितनी टेम्परेचर पे आप उनको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस में 80 डिग्री टेम्परेचर है, 100 डिग्री टेम्परेचर है, 150 माइनस 200 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन आएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 का है -150 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको माइनस इक्वल, ठीक है, माइनस आपका 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी आपको लिखा मिलेगा बुकों के अंदर। ठीक है, तो ये इक्वल भी हो सकता है या माइनस प्लस में कम भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, लेस देन -150 डिग्री सेंटीग्रेड या इक्वल भी 150 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों से ऑप्शन यहाँ पे राइट होंगे आपके। नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड सिस्ट फ्लूइड। जो हाइड्रेटेड सिस्ट फ्लूइड होता है उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है? सल्फर, आयरन, क्लोराइड, पोटाशियम। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा, इसका जो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा ये आ जाएगा हमारा पोटाशियम के अंदर, सिस्ट के अंदर ये पोटाशियम सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेनुलोसाइट कंपोनेंट टू बी ट्रांसफ्यूज विद इन खालिस्तान आवर्स आफ्टर कलेक्शन। कलेक्शन के बाद में जो हम ग्रेनुलोसाइट्स हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल है, आपका लैम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, इन सब को मोनोसाइट्स होते हैं, इन सब को हम कितने घंटे के अंदर हम इनको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो ये ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपके आप सेपरेट करते हो, आरबीसी है, प्लाज्मा है, ठीक है, प्लेटलेट्स होते हैं, सभी को सेपरेट करने का टाइम होता है, ट्रांसफर करने की वैलिडिटी होती है हर चीज़ की। तो यहाँ पे ये पूछा गया है ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है, इनकी टाइम जो होता है हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें इनको कलेक्शन करने के बाद इनको ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। विच इज स्टोर्ड एट 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम किसको स्टोर करते हैं? आरबीसीज को। ठीक है, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे यहाँ पे बी, प्लेटलेट। ठीक है, वो प्लेटलेट और वोल ब्लड को हम लोग स्टोर करते हैं 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 दिन के लिए रख सकते हैं उसको। और उसके बाद में जो हमारे रेड सेल्स आर प्रिजर्व्ड बाय आइदर लिक्विड स्टोरेज 4 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रोजन रख सकते हैं। हम आरबीसी को फ्रोजन में रख सकते हैं। इसका क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम उसमें जेल मिलाते हैं, वो जेल हमारे आरबीसी को प्रिजर्व करने में काफ़ी हेल्प करती है, उसको लाइज होने से बचाती है। ठीक है, और क्रायोप्रेसिपिटेट एजेंट इज एट -80 डिग्री पर रख सकते हैं उसको प्रिजर्व करके। और FFP जो होता है एंड क्रायोप्रेसिपिटेट आर स्टोर्ड एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रायोप्रेसिपिटेट कंटेन ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, क्रायोप्रेसिपिटेट में इन सभी में से कौन सा फैक्टर्स नहीं होता है? ठीक है, एक फैक्टर को छोड़ के, WVWF फैक्टर 8, फाइब्रिनोजन फैक्टर 9। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे यहाँ पे डी, फैक्टर 9। क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर क्या क्या होता है? क्रायोप्रेसिपिटेट कंटेन फैक्टर 8, फाइब्रिनोजन, फाइब्रोनेक्टिन, VWF एंड फैक्टर 12। ये सभी फैक्टर्स होते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर। ठीक है, सिर्फ डी को छोड़ के। विच इज नॉट ए मैंडेटरी टेस्ट इन स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन स्क्रीनिंग में कौन सा टेस्ट मैंडेटरी नहीं होता इनमें से? हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, VDRL और टाइफाइड। ठीक है, तो इन सभी में राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा यहाँ पे ई, टाइफाइड। ठीक है, अब बात करते हैं ई के बारे में। WHO रिकमेंडेशन एंड इंडियन रिकमेंडेशन फ्रॉम CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, the transmissible infections for which universal screening of all donation in all countries is recommended and these are। ठीक है, सभी कंट्री के अंदर ये जो टेस्ट हैं रिकमेंडेड है, मतलब मैंडेटरी हैं करने के लिए। कौन से? HIV, HBsAg, HCV और सिफिलिस। ठीक है, ये सभी टेस्ट स्क्रीनिंग में मैंडेटरी होते हैं, जरूरी होते हैं।
Transmissible infection for which universal screening is recommended in some countries are based on endemicity of disease। ठीक है, कुछ टेस्ट वो हैं जो वहाँ की कंट्री के अकॉर्डिंग डिसाइड किए गए हैं, जिसमें मलेरिया, चिगार डिजीज, STLV और CMV साइटोमेगाला। ठीक है, वहाँ की एंडेमिसिटी के डिजीज़ के बेस पे वहाँ पे अगर वो बीमारी ज़्यादा फैल रही है, ज़्यादा वहाँ पे इन्फेक्टिव होती है, तो उस कंडीशन के हिसाब से कुछ टेस्ट ये किए गए हैं वहाँ पे। और बाकी जो मैंडेटरी जो टेस्ट हैं जो ऑल कंट्री के अंदर किए जाते हैं वो हमारे HIV, HPV, HCV और सिफिलिस होते हैं। बट मलेरिया, चिगार डिजीज, STLV और CMV ये कुछ कंट्री के अंदर अलाउ होते हैं वहाँ की एंडेमिसिटी के हिसाब से। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन विल लीड टू इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस। इन सभी में कौन सी इंट्रावास्कुलर डिजीज हेमोलाइटिक डिजीज को कोज करता है? ठीक है, कौन सी सिचुएशन कोज करता है? ग्रुप O RBC टू ग्रुप A रिसिपेंट, अगर हम O RBC को रिसिपेंट A में चढ़ाते हैं, ग्रुप O RBC को अगर हम AB ब्लड ग्रुप के रिसिपेंट में चढ़ाते हैं, RH पॉजिटिव RBC को अगर हम RH नेगेटिव रिसिपेंट में चढ़ाते हैं, या ग्रुप A RBC को हम ग्रुप O रिसिपेंट में चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन से ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा D, ग्रुप A RBC टू ग्रुप O रिसिपिएंट। ग्रुप O जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, बट उसके अंदर एंटीबॉडी A और B होता है। ऐसे ग्रुप A के अंदर एंटीबॉडी B होता है। ठीक है, तो सेम एंटीबॉडी हो जाती है, वहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों अलग अलग होनी चाहिए वहाँ पे। तो दोनों के अंदर B एंटीबॉडी आ गई, इसलिए वो वहाँ पे इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस करेगा। नेक्स्ट है सेम यूनिट मस्ट बी कम्प्लीटली ट्रांसफ्यूज विद इन। अगर हम किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं तो उसकी अगर हाफ यूनिट चढ़ा दी है हमने, हाफ बची हुई, तो उसको हाफ बची हुई यूनिट को हम कब तक पूरा करेंगे? उसमें चढ़ा सकते हैं उसको 30 मिनट के अंदर, 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारा B का, 4 आवर के अंदर अंदर हम उसको कंप्लीट चढ़ा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 500 IU ऑफ anti-D is sufficient prophylaxis is for further hemolytic disease of the newborn will cover a bleed of। देखिए हेमोलाइटिक डिजीज क्या होती है? HDN, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। कोई भी औरत होती है, कोई भी प्रेग्नेंट होती है, उसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव होता है। ठीक है, और उसके हस्बैंड का पॉजिटिव होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर पहला बच्चा होता है, उस पहला बच्चा भी ब्लड ग्रुप आपका नेगेटिव है, उस बच्चे ना बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ठीक है, तो उस मदर को क्या होता है कि anti-D का इंजेक्शन लगाया जाता है कि अगले होने वाली डिलीवरी में जो नेक्स्ट बच्चा होता है उसको कोई हेमोलाइटिक डिजीज ना हो। क्योंकि जो पॉजिटिव बच्चा हो रहा है और नेगेटिव ग्रुप की मदर है, तो जो बच्चे का ब्लड होता है ना, वो प्लेसेंटा के थ्रू कुछ ब्लड मदर के अंदर चला जाता है। ठीक है, डिलीवरी के दौरान, तो वहाँ पे वो जाने के बाद में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है और वहाँ पे बिल्कुल स्लीपिंग मोड में रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता वो जब तक अगली डिलीवरी नहीं होती है। जैसे वो प्रेग्नेंट होती है, नेक्स्ट डिलीवरी के टाइम पे, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे ही वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा उस बच्चे का अगेंस्ट, और वो उस बच्चे को गर्भ के अंदर ही मार देता है, वो एंटीबॉडी बन जाती है। तो जैसे ही कभी भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली औरत होती है, वो डिलीवरी के दौरान उसका बच्चा अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है तो उसको anti-D की डोज लगाई जाती है 72 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें हमारा ऑप्शन आएगा 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml। ठीक है, 500 IU anti-D सफिशियंट है, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 4 ml। ठीक है, तो 125 IU इंटरनेशनल यूनिट anti-D इम्यूनोग्लोबुलिन सफिशियंट फॉर ए फीटो मैटरनल हेमोरेजिक ऑफ 1 ml सेल्स। ठीक है, 1 ml सेल्स के लिए 125 IU जो है यूनिट है वो आप उसमें सफिशिएंट होती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर द क्लोटिंग टाइम में बी 30 मिनट्स और मोर बट ब्लीडिंग टाइम इज नॉर्मल। ठीक है, ऐसे कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें क्लोटिंग टाइम आपका 30 मिनट से अधिक हो सकता है और ब्लीडिंग टाइम जो होता है आपका बिल्कुल नॉर्मल आएगा? ठीक है, परपुरा, कैंसर, फाइब्रिनोजेनेमिया, एडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा या हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर ब्लीडिंग हमारी रुकती नहीं है, मतलब क्लोटिंग
ब्लड का जो थक्का है वो जमता नहीं है, बनता नहीं है ब्लड का थक्का, ठीक है, फैक्टर्स की कमी से। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ब्लीडिंग जो टाइम होता है वो तो हमारा नॉर्मल आ जाएगा, बट जो क्लोटिंग टाइम होता है वो हमारा बढ़ के आता है, उसमें क्लोट नहीं हो पाता। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा ई। नेक्स्ट है हमारा हीमोफीलिया बी इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच फैक्टर। हीमोफीलिया ए और बी दो टाइप के होते हैं, ये भाई क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर डीएचसी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हीमोफीलिया बी इज कोज टू डू डेफिशिएंसी ऑफ विच फैक्टर, कौन से फैक्टर की कमी से हीमोफीलिया बी होता है? फैक्टर 6, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11, ठीक है। तो हमारा बी है तो फैक्टर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी का है, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ पे फैक्टर 9। हीमोफीलिया ए जो होता है वो हमारा कमी होता है, किसकी कमी से होता है? फैक्टर 8 की कमी से, ठीक है। तो हीमोफीलिया ए यानी पहले आ रहा है ए तो फैक्टर 8 आएगा, ए 8 भी पहले आता है। हीमोफीलिया बी बाद में आ रहा है तो फैक्टर आपका 9 आएगा, ठीक है। 8 और 9 दोनों याद रखने हैं। रख कैसे याद रखोगे आप इसको? आपको ए और बी के हिसाब से याद रख सकते हैं। ए पहले आता है तो फैक्टर 8 भी पहले आएगा। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर मील एंड हेमोरेज द कोगुलेशन टाइम इज, ठीक है। खाना खाने के बाद या कोई भी ब्लीडिंग या हेमोरेज होने के बाद में, कोई हेमोरेज हो जाता है उसके बाद में कोगुलेशन टाइम हमारा क्या होता है? राइज आएगा, शॉर्टेंड आएगा, रिमेन नॉर्मल आएगा, स्लाइटली राइज आएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी शॉर्टेंड, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कम होगा, लोअर साइड में जाएगा ये, ठीक है। तो आप इसको लोअर साइड कह सकते हैं कि हमारा वैल्यू जो आएंगी वो हमारी कम आएंगी। तो जब भी हम कभी भी, राइट ऑप्शन हमारा बी है, जब भी हम कभी का पीटीआई अगर सैंपल लेते हैं, कोई कोगुलेशन का सैंपल लेते हैं तो पेशेंट को मोस्टली बोलते हैं कि आप खाली पेट आइए, ठीक है। बट ये मैंडेटरी नहीं होता है, बट आपका प्रीफरेंस कर सकते हैं आप उसको, खाली पेट के लिए बेटर होता है। नेक्स्ट है हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कैन बी टेस्टेड बाय विच टेस्ट। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हम कौन से टेस्ट के द्वारा करते हैं? एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा एसएससी के अंदर आया था ये एग्जाम में। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा। सभी के अंदर हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस करते हैं। विच ब्लड ग्रुप्स कम अंडर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर में आता है? ए, एमएन, आरएच, बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एबीओ एक अलग से ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, एमएन जो है ये एक अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, आरएच होता है ये अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, पी अलग होता है, किल अलग होता है, डिफ अलग होता है, ठीक है। कम से कम 400 टाइप के एंटीजेंस की खोज हो चुकी है। तो ब्लड ग्रुप एबीओ जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। तो इसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा हमारा? इसके अंदर आ जाएगा हमारा ए, ठीक है। एमएन अलग है और आरएच सिस्टम है वो भी अलग होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा यहाँ पे ए जो होता है वो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर आता है, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा विच ब्लड ग्रुप सिस्टम आर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड विनर इन 1940 में। 1940 में लैंडस्टीनर और विनर ने कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी? किल, एमएन, आर सिस्टम, एबीओ या बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। ये सभी अलग अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एबीओ जो ब्लड ग्रुप, अगर कोई इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखने होते हैं। एबीओ का और आरएच का आपको पता होना चाहिए, अगर एक तो नहीं भी पता होंगे तो भी आप एक आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो एबीओ ब्लड ग्रुप की सिस्टम की खोज हुई थी यहाँ पे 1900 में, किसी बुक में एक ऊपर नीचे हो सकता है, शायद मैंने देखा था एक बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आएगा 19 में हुई थी आपकी खोज, 1900 में हुई थी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी वो भी। और जो आपका आरएच है इसकी खोज हुई थी 1940 में, ठीक है। तो यहाँ पे 1940 में हमारे सिस्टम की हुई थी आरएच सिस्टम की, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ठीक है। ये रेसिस मंकी के द्वारा, रेसिस मंकी में इंजेक्ट किया था ब्लड, उससे खोज हुई थी। तो 85% जो ब्लड था वो पॉजिटिव पाया गया था और 15% जो ब्लड था वो नेगेटिव पाया गया था,
ठीक है। द RH पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नेक्स्ट टू द ब्लड ग्रुप इज नोन एज रेसिस RH फैक्टर। ठीक है, जो नेगेटिव पॉजिटिव हम इंडिकेट करते हैं उसी को हम रेसिस ब्लड फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, RH, ये रेसिस मंकी का नाम था इसके। नेक्स्ट है हमारा एंटीबॉडीज दैट एक्ट टू डिजोल्व ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काम करती हैं, उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, उस पर काम करती हैं, उसको डिजोल्व करती है, उसको किल करती हैं, उस कंडीशन क्या कहा जाता है। मोनोवैलेंट एंटीबॉडीज, प्रिसिपिटिन और बाईवैलेंट एंटीबॉडीज या लाइसिन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा लाइसिन। लाइसिन एक तरह का एंजाइम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्टोकम्पैक्टिबिलिटी एंटीजेंस आर फाउंड ऑन। ठीक है, ब्लड बैंकिंग के अंदर हिस्टोकम्पैक्टिबिलिटी हम टेस्टिंग करते हैं, तो वो आपके कौन से सेल्स के ऊपर पाई जाती है। ल्यूकोसाइट पे, प्लेटलेट पे, बोथ A एंड B या नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन हमारा पे हो जाएगा C आएगा, बोथ A एंड B। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडीज नोन एज। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा एग्लूटिनेशन, C। तो एग्जाम से जैसे RRB का भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है, उसके फॉर्म निकले हुए हैं, उनकी डिटेल मैंने अपलोड कर रखे चैनल पे, तो आप देख लीजिएगा। और बच्चे अपने जो अप्लाई करते हैं उनकी तैयारी आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे MCQs की वीडियो हमारे यहाँ पे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल MCQs लेके आता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs लेके आता हूँ मैं। ठीक है, हमारा हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बोर्न इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, हेमोलाइटिक डिजीज क्या होती है, HDN, जो कि एक हेमोलाइटिक डिजीज होती है न्यू बोर्न। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, हेमोब्लास्टोसिस फिटेलिस, बोथ A एंड B, या थॉमसन फ्रीडरिच और RBC प्रोडक्शन। ठीक है, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न क्या होती है कि जैसे कि कोई भी प्रेगनेंसी होती है, किसी मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, ठीक है, और हस्बैंड का पॉजिटिव होता है, तो उनको जो फर्स्ट बेबी होता है उसके बाद उस बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। अगर बच्चे का भी नेगेटिव है और मदर का भी नेगेटिव है, या मदर का नेगेटिव और बच्चे का पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो डिलीवरी के दौरान कुछ ब्लड जो होता है वो मदर के अंदर वापस चला जाता है, जो उसमें अम्बिलाइकल कोड होता है उसके थ्रू। तो जो पॉजिटिव ब्लड वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे अपनी एंटीबॉडी बना के रख लेता है। ठीक है, तो पहली डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन तो ए है। तो पहली डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन नेक्स्ट डिलीवरी जब बच्चे का नेक्स्ट बेबी वो प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, जो पॉजिटिव RBC वहाँ पे रुकी हुई थी वो आपके नेगेटिव का अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती हैं और बच्चे को वहीं पे मार देती हैं। तो उस कंडीशन के लिए क्या किया जाता है कि जो भी और लेडीज होती हैं डिलीवरी के 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको एक NTD का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो एंटीबॉडी ना बने उसके शरीर में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा A। विच कंडीशन डू रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हमें रिक्वायरमेंट कब होती है, द मेजर ऑपरेशन के टाइम पे, या सीवियर ब्लड लॉस में, इन थैलेसीमिया में, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जब भी हमें कभी ब्लड डोनेशन की आवश्यकता होती है तो भाई ये कंडीशन होती है हमारे में, जो सीवियर ब्लड लॉस हो रखा हो, या कोई सर्जरी होनी होती है, फिर थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन कम बनता है। ठीक है, या कोई प्रेगनेंसी केसेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन देखने हैं पहले, ये नहीं कि मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन बता रखे हैं तो आप 3 पे ही देख लो, हाँ भाई ये बताए थे सर ने तो बाकी कुछ बताया नहीं। आपके जब भी कोई भी MCQs मिलेगा, आपको क्वेश्चंस मिलेगा, उसके ऑप्शंस देखने हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ गया तो वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी केस होते हैं वहाँ पे भी हीमोग्लोबिन कम होता है। ठीक है, या फिर किसी को सडनली एक्सीडेंट हो जाता है, सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है, वहाँ पे भी ब्लड हमें ट्रांसफ्यूजन आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा D। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम वेट फॉर ब्लड डोनर इज। ठीक है, मिनिमम वेट क्या होता है, जब भी हम इंडिया में देखते हैं तो हमारा 45 kg, 50 kg, 49 kg ये मिनिमम वेट होते हैं। बट क्वेश्चंस को कई बार घुमा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 110 LBS है, 100 LBS है, 90 LBS है, 80 LBS है, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, फॉरेन कंट्री में अक्सर LBS में यूज़ किया जाता है, पॉन्ड्स वगैरह में यूज़ करते हैं वजन को। ठीक है, हम तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन A हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं।
LBS और LB इज द एब्रीविएशन फॉर पौंड फॉर फोर्स, ठीक है, पौंड में इसको हम बोलते हैं। इन द इम्पेरियल सिस्टम ऑफ मेजर यूज इन द US, ठीक है, US में यूज करते हैं इससे यूनिट को। सम टाइम इन सेवरल अदर कंट्रीज द कन्वर्जन फैक्टर इज अप्रोक्सीमेटली 1 kg बराबर 2.2 LBS, ठीक है, 1 किलो के बराबर 2.2 LBS होता है। इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक वगैरह में। सो इफ़ यू हैव वेट फॉर से 50 kg तो योर वेट इज पौंड इज LBS इज अबाउट 110 LBS, ठीक है। तो अब 2.2 को 1 kg या 50 kg से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 110 LBS बन जाएगा, या एक दो पॉइंट कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि हम अपने इंडिया में 50 kg मानते हैं, तो पौंड्स में आ जाता है, LBS में आता है आपके पास में, तो आप उसको 110 LBS देंगे। नेक्स्ट है गोज साइज ऑफ नीडल यूज फॉर ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन के लिए हमें कितने गोज की नीडल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं रिपीटिव हो जाते हैं, तो आप कन्फ्यूजन मत होना इस चीज़ में। और कई बार किसी का आंसर मैं गलत बता देता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि मेरे बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर जरूर बताइएगा। आप इतने नंबर के क्वेश्चन का आपने आंसर गलत बताया, कभी जल्दबाजी में हम टाइप करते हैं तो एरर हो जाती है, पर मोस्टली नहीं होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको मैं कई बार क्रॉस चेक करता हूँ, ठीक है। तो गोज जो है आपका गोज साइज ऑफ नीडल यूज फॉर ब्लड डोनेशन 14 गोज, 10 गोज, 22 गोज या 16 गोज, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए आपका जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना नीडल का बोर है वो पतला हो जाता है, ठीक है, छोटा हो जाता है, नीडल पतली हो जाती है। तो बटरफ्लाई नीडल जो हम यूज करते हैं बच्चों के लिए, उनकी वेन पतली होती है, बच्चों की छोटी पतली वेन होती है, तो उनमें हम छोटी नीडल को इस्तेमाल करते हैं, तो उसका गोज साइज बड़ा होता है। और गोज साइज जितना छोटा होता जाएगा उतनी नीडल मोटी होती जाएगी, ठीक है। तो 16 गोज की हम लोग ब्लड बैंकिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जो बच्चे ब्लड बैंकिंग में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताइएगा कि ये सही है क्या। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट कंसनट्रेट इज प्रिपेयर्ड बाई लाइट स्पिन ओनली, हैवी स्पिन ओनली, हैवी एंड लाइट नॉट यूज्ड, लाइट स्पिन फॉलो बाय हैवी स्पिन, ठीक है। जब हम प्लेटलेट अपना कंसनट्रेट करते हैं, प्लेटलेट प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज होते हैं, सेंट्रीफ्यूज की स्पीड होती है, एक टाइमिंग होती है, ठीक है, स्पिन। तो पहले हम उनको लाइट स्पीड में लेके चलते हैं, ठीक है, कम स्पीड में कम टाइम के लिए धीरे धीरे घुमाते हैं उसको, ठीक है। कितना स्पीड में घुमाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और है फिर उसके बाद हम उसको धीरे धीरे हैवी स्पीड में लेके जाते हैं। तो इस तरह से हम अपना कंसनट्रेट प्लेट जो होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा डी का। नेक्स्ट है हमारा एन इंडिविजुअल विद डी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वन ऑफ फॉलोइंग ऑन देयर आरबीसी मेंबर, ठीक, आरबीसी मेम्ब्रेन्स आएगा यहाँ पे, मेंबर लिख दिया, ठीक है। तो क्या होता है, जब डी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है किसी का, तो उसकी सरफेस पे कौन से एंटीजेंस पाए जाते हैं, ठीक है। डी नेगेटिव है किसी का ब्लड ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो उसके आरबीसी सरफेस पे कौन से मेम्ब्रेन कौन से एंटीजेंस पाए जाते हैं हमें, एंटीजन RH D, एंटीजन RHCE, बोथ RH एंड RHC ही, ऑल ऑफ दबाव, नन ऑफ दबाव, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन बी, एंटीजन RHCE, ठीक है। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप के सरफेस पे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, उसके आरबीसी सरफेस पे ये होते हैं। तो RH एंटीजन है वो भी 4 टाइप का होता है, ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट है HH जीनोटाइप और OH फेनोटाइप रेफर टू ब्लड ग्रुप। HH जीनोटाइप का कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, एबियो, किल, डफी, बॉम्बे, ये सभी ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत 300 टाइप के ब्लड ग्रुप एंटीजेंस की खोज हो चुकी है, 300 टाइप के। तो उनमें से एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उन्हीं में एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी आता है। जो भी बच्चे ब्लड ग्रुप में ब्लड बैंकिंग में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि किसी का जब O नेगेटिव O पॉजिटिव आता है ना, तो वहाँ पे बॉम्बे ब्लड ग्रुप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो जब क्रॉस मैचिंग हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों ग्रुप इसलिए लगाए जाते हैं कि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा हमारा आ जाएगा डी का, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनो डोमिनेंट शुगर ऑफ H एंटीजन, ठीक है। जो H एंटीजन होता है उसकी सरफेस पे उसमें कौन सी ग्लूकोज होती है,
कौन सी शर्करा उसमें पाई जाती है, एच एंटीजन में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी, एल फ्यूकोज, ठीक है। फ्रक्टोज नहीं है, ये एल फ्यूकोज है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि गलती से कभी फ्रक्टोज हो जाए, एल फ्यूकोज। नेक्स्ट है हमारा ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम, ब्लड सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं मोस्टली, ठीक है, मेनली कहाँ पे बनते हैं ब्लड सेल्स, तो राइट ऑप्शन हमारा आएगा हमें बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो के अंदर भी बनते हैं ब्लड सेल्स, हमारे लीवर में बनते हैं ब्लड सेल्स, हमारे स्प्लीन में भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन अडल्ट होने पे सारे सेल्स के सारे बोन मैरो बनते हैं। बच्चे जो छोटे होते हैं, न्यू बोर्न बेबी होते हैं, उनके लीवर में, स्प्लीन में, सभी में बनते रहते हैं। एंटीजन ऑफ एबीओ सिस्टम आर मेड अप ऑफ मेनली, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, फैटी एसिड के, प्रोटीन्स के, पायरामाइडिन्स के या प्यूरिन्स के, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी का। हाइब्रिडोमा टेक्निक यूज, हाइब्रिडोमा जो टेक्निक होती है ब्लड बैंकिंग में वो हम किसके लिए यूज करते हैं, स्टोर ब्लड बैंक इन ब्लड बैंक, डोनर स्क्रीन टेस्ट, टू सेपरेट ब्लड कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। हाइब्रिडोमा एक टेक्निक का नाम होता है जी, किसी भी टेक्निक के द्वारा हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एलाइजा टेक्निक होती है, एलाइजा के मेथड होता है, ठीक है, और पीसीआर होते हैं, ये सब क्या टेक्निक्स होते हैं, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो वैसे ही हाइब्रिडोमा जो टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, द प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं उनको सेपरेट किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, RD29 चैनल है, या आप टेलीग्राम RD मेडिकल साइंस के नाम से सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। विच टाइप ऑफ सेल्स आर यूज एज ए रिजेंट सेल इन कुम टेस्ट, कुम टेस्ट में हम कौन सा सेल्स यूज करते हैं एज ए रिजेंट के तौर पे, ठीक है। ए बी ग्रुप सेल्स, बी ग्रुप सेल्स, ओ नेगेटिव ग्रुप सेल्स या ओ पॉजिटिव ग्रुप सेल्स, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे है डी, ओ पॉजिटिव ग्रुप सेल्स, उसको रिजेंट के तौर पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट इन AHG टेस्ट फाउंड ड्यू टू, AHG टेस्ट क्या होता है आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा मेरे को। आज का आपका MCQ क्वेश्चन यही है, AHG की फुल फॉर्म क्या होता है मेरे को कमेंट करके बताइएगा। इनएडिक्यूट इंक्यूबेशन, फॉल्स नेगेटिव कब आता है, ठीक है। इनएडिक्यूट इंक्यूबेशन, प्रोजोन इफेक्ट, इनएडिक्यूट वॉशिंग या ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ की वजह से फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकता है। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे कब आते हैं, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट इन कुम टेस्ट में भी फाउंड इन, फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाते हैं, कोई भी चीज़ अगर फॉल्स नेगेटिव है तो फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कुम टेस्ट हमारा फॉल्स पॉजिटिव कब आएगा, ओवर सेंट्रीफ्यूगेशन, कोल्ड एंटीबॉडी इन सैंपल्स, डर्टी ग्लास वार वॉशिंग या, ठीक है, ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। इसमें क्या होता है आप ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज करते हैं, कुछ कोल्ड एंटीबॉडी होते हैं उनकी वजह से भी, या फिर आपके जो ग्लास वगैरह यूज करते हैं, आप ट्यूब यूज करते हैं वो गलत है, उनकी वजह से फॉल्स रिएक्शंस आ जाती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी का। नेक्स्ट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन IgG एंटीबॉडी इंक्लूड, IgG एंटीबॉडी जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन की, ठीक है, IG, IgA, IgM, IgG, IgD, IgE, ये सभी हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, ठीक है। तो इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, IgG के पूछा है यहाँ पे, ठीक है। डिटेक्टेड बाय इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, डिटेक्टेड बाय एंजाइम टेस्ट, वार्म एंटीबॉडी, ऑल ऑफ द अबाउ। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो हमारा जाएगा डी का, क्योंकि IgG के अंदर सभी चीजें होती हैं। एंटीबॉडी दैट आर सेड टू बी कंप्लीट कोल्ड एंड बिगर साइज आर, एंटीबॉडीज कंप्लीटली सेट होती है, कंप्लीट होती है, कोल्ड होती है और बिगर साइज में होती है, बड़ी साइज में होती है, ठीक है। वो कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgM, IgG, IgE, IgA। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, IgM जो होती है। नेक्स्ट है हमारा AHTR स्टैंड फॉर, AHTR क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अक्सर एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है। आर्टेरियल हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रीटमेंट रेस्पिरेटरी और एक्यूट हेमोलाइसिस ट्रीटमेंट रेट, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस।
तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि लाइक्स बहुत कम मिलते हैं आप सभी के यहाँ पे। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो मेरा भी अच्छा मन करेगा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट MCQs में सर्च करके लेके आऊँ। आप काफ़ी एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है अभी, ठीक है, और आपका DSSB के एग्ज़ाम भी आएंगे, अभी HSSC के एग्ज़ाम आते हैं, एम्स के आते हैं, कोई भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम हो उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट MCQ चाहिए। और जो बच्चे DHA तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल पे आपको MCQs की वीडियो पे हैं, और स्टडी मटेरियल भी हमारे पास हार्ड कॉपी अरेंज करवा देते हैं हम कहीं ना कहीं से, तो वो बच्चे भी हमें कमेंट कर सकते हैं। कलर ऑफ AHG रिजेंट, AHG रिजेंट का क्या कैसा कलर होता है? ब्लैक, येलो, कलरलेस, पिंक या ग्रीन, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा E, ग्रीन कलर का होता है AHG रिजेंट। इसकी फुल फॉर्म प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। नेक्स्ट है LISS इज टाइप ऑफ इंक्यूबेटर, क्लीनिंग रिजेंट, कंपोनेंट सेपरेटर, सलाइन सॉल्यूशन, नन ऑफ द अबाउट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे D का सलाइन सॉल्यूशन होता है, लो आयोनिक स्ट्रेंथ सलाइन। LISS used in blood bank testing to potentiate reaction between antibodies and red blood cells। रेड ब्लड सेल्स और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होते हैं उनको मजबूत करते हैं ये। विच केमिकल यूज इन आर्टिफिशियल ब्लड, ठीक है, कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल ब्लड के लिए? आर्टिफिशियल ब्लड बनाया जाता है उसमें हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं? एंटीकोगुलेंट, ग्लिसरॉल या परफ्लू कार्बन या ACD, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा C का परफ्लू कार्बन। PFC आर मैन मेड कंपाउंड कंटेनिंग जस्ट फ्लोरीन कार्बन, ठीक है, एक वुमेन द्वारा बनाया हुआ कंपोनेंट होता है, कंपाउंड होता है जिसके अंदर फ्लोरीन होती है और कार्बन होती है। दे आर जनरली कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, नॉन फ्लामेबल गैस होती है, एक तरह की गैस होती है एट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एंड फॉर द मोस्ट पार्ट केमिकली अनरिएक्टिव। इसके जो पार्ट होते हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। PFC के लिए इमरजेंसी में यूज किया दिन PFC के लिए कई नैदानिक और चिकित्सीय अनुप्रयोग मौजूद हैं जिनमें ऑक्सीनेशन, कैंसर उपचार, सेल थेरेपी और इमरजेंसी के टाइम पे यूज किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये थे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा गाइस। थैंक यू।